हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के लास्ट सब्जेक्ट यानी कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के 2 मार्क्स के वीडियो के बारे में। ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने 2 मार्क्स क्वेश्चन जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने बाकी सभी सब्जेक्ट के 2 मार्क्स की वीडियोज अपलोड कर दी हैं और सभी की वीडियोज आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और सभी की पीडीएफ आप लोग को वेबसाइट www.imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग को 2 मार्क्स वाले सेक्शन में जाना है, नोट्स में नहीं जाना है। वहाँ पे आप लोग को 2 मार्क्स की सारी नोट्स मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने यूनिट 1 के 2 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो यूनिट 1 में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब देखिए जो हमारा फ्लो होता है, जैसे मान लीजिए कोई फ्लूइड है, ठीक है, कोई हमारा मान लीजिए पानी ही है, तो जब पानी हमारा यहाँ पे फ्लो हो रहा होता है तो फ्लो देखिए फ्लो हमारा 2 टाइप का हो सकता है। एक हो जाता है हमारा लैमिनार फ्लो, एक हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो। देखिए जब पानी हमारा थोड़ा सा स्लो फ्लो होता है, ठीक है, मतलब कि पानी की जो वेलोसिटी होती है जब यहाँ पे वो थोड़ी स्लो होती है तो क्या होता है, पानी यहाँ पे बहुत ही आराम से फ्लो होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो देखिए जब ये पानी की लेयर्स यहाँ पे आराम से एक दूसरे के पैरेलल फ्लो होती है ना, तो इस फ्लो को हम लोग बोलते हैं लैमिनार फ्लो। यानी देखिए लैमिनार फ्लो क्या होता है, ये बहुत ही स्मूथ फ्लो होता है। इसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रीम लाइन फ्लो या फिर विस्कस फ्लो भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि ना, इसमें जब फ्लो होता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में फ्लो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड पार्टिकल सबसे पहली बात वो स्ट्रेट लेयर यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट फ्लो होते हैं और यहाँ पे एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही होती है। ठीक है, स्लाइडिंग लेयर होती है और इसको हम लोग यहाँ पे विस्कस या फिर स्ट्रीम लाइन फ्लो के नाम से भी जानते हैं। नॉन नेक्स्ट हमारा आता है टर्बुलेंट फ्लो। अब देखिए अगर ये जो हमारी फ्लो की वेलोसिटी है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा बढ़ा दें यानी स्पीड को थोड़ा फ्लो को स्पीड को बढ़ा दें तो क्या होता है, अब ये जो हमारा फ्लो है ना, ये हमारा यहाँ पे काफ़ी उथल पुथल सा होने लगता है। मतलब कि देखिए कोई एक लेयर ऊपर जा रही है, कोई एक लेयर नीचे जा रही है, ठीक है, कोई एक लेयर ऐसे स्लाइड एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, कोई एक वापस की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है कि हमारा पानी ना काफ़ी जो है एक टर्बुलेंट फ्लो में होने लगता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। यानी कि देखिए इन टर्बुलेंट फ्लो फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन अ रैंडम मैनर। यानी कि देखिए जो हमारे पार्टिकल्स है ना वो रैंडमली फ्लो होते हैं, इसमें कोई स्ट्रीम लाइन या फिर स्ट्रेट फ्लो नहीं होता है। अंडर दिस वेलोसिटी ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स गेट डिस्टर्ब एंड मिक्सड विथ ईच अदर। और यहाँ पे क्या होता है, सभी पार्टिकल्स यहाँ पे आपस में जो है मिक्स होने लगते हैं। और ये कब होता है, जब हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, यानी जब फ्लो की स्पीड बढ़ा देते हैं तो हमारा टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, जब स्पीड को कम रखते हैं तो हमारा लैमिनार फ्लो हमें देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाता है ड्राइव द रेनॉल्ड्स इक्वेशन। अब देखिए रेनॉल्ड्स इक्वेशन को बस आप लोग सिंपली यहाँ पे याद कर लीजिए, जो कि हमारा हो जाता है आर इज इक्वल टू डी म्यू रो अपॉन ईटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी हमारा हो जाता है यू है, ठीक है, डी हमारा डायमीटर ऑफ द पाइप, यू है हमारा एवरेज वेलोसिटी फ्लो, रो हमारा डेंसिटी है, ईटा हमारा विस्कोसिटी और आर ई हमारा रेनॉल्ड्स इक्वेशन हो जाता है। बाकी डिटेल में आप लोगों को देखना है तो आप लोग यहाँ पे वीडियो देख लीजिएगा, अपलोड है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो अब यहाँ पे देखिए, अब आप लोग ध्यान से समझिए। आपको पता है कि जो हमारा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है ये पूरा हमारा इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बेस होने वाला है। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट्स में होता क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स में हमारी 2-4 चीज़ें मेन होती हैं। जैसे एक चीज़ आप लोग समझिए कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई। सबसे पहली बात हमें उसका लिखना होता है प्रिंसिपल, ठीक है, फिर हमें उसका लिखना होता है वर्किंग, फिर हमें लिखना होता है उसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, फिर हमें उसकी वर्किंग लिखनी होती है और उसके बाद हमें लिखना होता है उसका एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस और उसके बाद हमें लिखनी होती है एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखिए आप लोग समझिएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं कि देखिए मेन चीज़ हमें क्या याद करनी है, मेन चीज़ हमें याद करनी है सबसे पहले जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रिंसिपल, और हमें उसका थोड़ा सा याद करना है कंस्ट्रक्शन कि वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रहा है। देखिए जब हमें जो भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन याद हो जाएगा तो कंस्ट्रक्शन याद होगा तो हम लोग उसकी वर्किंग बना के लिख देंगे उसके हिसाब से। और एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें ना तो यहाँ पे देखिए आप लोग मान लीजिए, जैसे देखिए हर एक का इंस्ट्रूमेंट अलग होता है। जैसे मिक्सिंग के सारे इंस्ट्रूमेंट अलग होंगे, ठीक है, ड्राइंग के सारे इंस्ट्रूमेंट अलग होंगे, इवापोरेशन के सारे इंस्ट्रूमेंट अलग होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए मान लीजिए मिक्सिंग के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं तो इनके जितने भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ना ये लगभग सिमिलर से ही होते हैं। तो अगर मान लीजिए आप लोगों ने किसी एक का याद कर लिया, तो अगर मान लीजिए आप लोग जो है कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है तो आप लोग को नहीं याद आ रहा है ना, तो आप लोग इसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसमें भी बना के लिख सकते हो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एप्लीकेशन की बात करें तो भाई देखिए एप्लीकेशन तो बहुत ही सिंपल है भाई। जो इंस्ट्रूमेंट आप लोग पढ़ रहोगे वो किसी ना किसी टॉपिक के अंदर में होगा। मान लीजिए मिक्सिंग के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट आप लोग पढ़ रहे हो, सिल्वर्सन इमल्सिफायर है, इतने सारे मिक्सर हैं, ठीक है, सिग्मा ब्लेड मिक्सर है, तो उसका एप्लीकेशन क्या होगा भाई, वो मिक्सिंग में ही तो यूज होता है। तो एप्लीकेशन तो बहुत सिंपल है उसका, अब जो है मिक्सिंग में यूज होगा। मेन चीज़ हमें क्या याद करनी है, मेन चीज़ हमें याद करनी है प्रिंसिपल और दूसरा कंस्ट्रक्शन। अब देखिए जो प्रिंसिपल है ना, तो यहाँ पर देखिए इस 2 मार्क्स की वीडियो में
हम लोगों ने जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सबका प्रिंसिपल यहाँ पे वन वर्ड में लिख दिया है, ठीक है। मतलब ये वन वर्ड का प्रिंसिपल है जिसको आप लोग यहाँ पे सभी में जो है बना के जो है अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे बात करें, मान लीजिए आप लोगों से क्वेश्चन आता है कि ऑन विच प्रिंसिपल द ऑरिफिस मीटर वर्क्स, ठीक है, तो आप लोग को सिंपली लिख देना है ऑरिफिस मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। उसी तरीके से वेंचुरीमीटर भी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो इसी तरीके से देखिए हम लोगों ने जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सभी का प्रिंसिपल यहाँ पे वन वर्ड में लिख दिया है। तो मान लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ा वगैरह नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो से आप लोग बहुत इजीली जो है समझ सकते हो सारे इंस्ट्रूमेंट्स के प्रिंसिपल को। उसके बाद देखिए थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को देख लेना ताकि आप लोगों को कंस्ट्रक्शन पता चल जाए। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग अपने हिसाब से बना के लिख ही सकते हो। और एप्लीकेशन की बात करें तो वो जिस टॉपिक का होगा उस टॉपिक से आप लोग लिख सकते हो। तो इस तरीके से काफ़ी इजीली हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल वगैरह 2 मार्क्स में पूछा ही करते हैं, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का पूछ लेते हैं, इसीलिए हम लोगों ने सभी का लिख दिया है, सभी का, कोई इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने नहीं छोड़ा, सबका तो हम लोगों ने प्रिंसिपल लिख दिया है। जैसे अगर हम लोग फ्लूइड फ्लो में बात करें तो सबसे पहला आता है ऑरिफिस मीटर, फिर वेंचुरी मीटर, पिटॉट ट्यूब और रोटामीटर। ये 4 इंस्ट्रूमेंट हमारे फ्लूइड फ्लो में दिए हैं। तो इन सभी का प्रिंसिपल देखिए, इन तीनों का तो बर्नौलीज थ्योरम है और रोटामीटर का हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड अपथ्रस्ट, तो ये हमारा उसका प्रिंसिपल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने साइज रिडक्शन के बारे में। अब देखिए साइज रिडक्शन क्या होता है भाई, जैसे कोई भी जो ड्रग होती है ना, तो नेचुरली जो हमारी ड्रग होती है वो हमारी क्या होती है भाई, रॉ मटेरियल से बनती है। तो जो रॉ मटेरियल होता है ना, तो रॉ मटेरियल का साइज क्या होता है, रॉ मटेरियल्स का साइज हमारा जनरली काफ़ी बड़ा होता है। तो भाई इस बड़े से साइज को अगर हमें छोटे छोटे मान लीजिए टैबलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर इसका हमें पाउडर बनाना है, तो हमें क्या होगा भाई, हमें इसका साइज रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं कि इस बड़े से रॉ मटेरियल का साइज रिड्यूस करके उसको यहाँ पे अपने डोजेज फॉर्म बनाने लायक साइज में जब कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं साइज रिडक्शन, ठीक है। तो साइज रिडक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बड़ा सा पार्टिकल है तो हम लोगों ने इसको साइज रिड्यूस किया, ठीक है, साइज रिड्यूस किया तो हमारा यहाँ पे जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही चीज़ हमें साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज ड्रग सब्सटेंस इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। इन केस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन इज डन बाय ग्राइंडिंग एंड कटिंग। तो यहाँ पे देखिए भाई सॉलिड में यहाँ पे साइज रिडक्शन क्या होता है, ग्राइंडिंग, मतलब कि देखिए भाई मिक्सी में आप लोग जब कोई चीज़ ग्राइंड करते हो तो क्या होता है, उसका साइज रिड्यूस हो जाता है। तो हम लोग ग्राइंड करके भी कर सकते हैं, और कटिंग यानी कि देखिए इसको हम लोग काट के भी साइज रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है साइज रिडक्शन। अब साइज रिडक्शन में देखिए कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे हैमर मिल हो गया, बाल मिल हो गया, फ्लूइड एनर्जी मिल हो गया, एज और एंड रनर। तो इन सभी का प्रिंसिपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। हैमर मिल हमारा इम्पैक्ट पे काम करता है, बाल मिल हमारा इम्पैक्ट और एट्रिशन, ठीक है। इसी तरीके से फ्लूइड एनर्जी हमारा इम्पैक्ट एट्रिशन। तो इस तरीके से देखिए सभी का प्रिंसिपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है साइज सेपरेशन, डिफाइन साइज सेपरेशन। तो देखिए साइज सेपरेशन भाई क्या होता है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखिए भाई जब कोई रॉ मटेरियल होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं उसका साइज रिड्यूस। अब देखिए जब हम लोग साइज रिड्यूस कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जब हम लोग साइज रिड्यूस करेंगे तो सभी का साइज बिल्कुल सेम होगा भाई। कुछ हमारे थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, कुछ हमारे थोड़े छोटे होंगे, कुछ हमारे बिल्कुल छोटे होंगे। और हमें देखिए भाई हमें ज़रूरत भी जो है अलग अलग साइज के पार्टिकल्स की होती है, यानी कहीं हमें पाउडर्स चाहिए होता है, कहीं हमें थोड़ा बड़े पार्टिकल साइज चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे इनको अलग अलग साइज के हिसाब से सेपरेट करते हैं। साइज सेपरेशन मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे सबसे महीन पार्टिकल्स हैं उनको हम लोगों ने अलग कर दिया, फिर जो उससे थोड़े बड़े हैं उनको हम लोगों ने अलग कर दिया, फिर जो उससे भी बड़े हैं उसको हम लोगों ने अलग कर दिया, ठीक है, फिर सबसे बड़े वाले को अलग कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, देखिए हम लोगों ने साइज के हिसाब से सबको जो है सेपरेट कर दिया। तो यही प्रोसेस होती है हमारे यहाँ पे साइज सेपरेशन, बस, ठीक है। तो साइज सेपरेशन इज डिफाइंड एज अ फार्मास्यूटिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिजायर्ड साइज फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो अलग अलग साइज पार्टिकल्स होते हैं उनमें से हम लोग यहाँ पे जो भी डिजायर्ड साइज हमें चाहिए होता है उसको हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। यही होता है हमारे यहाँ पे साइज सेपरेशन। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें साइज सेपरेशन के बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, जिसमें से एक हमारा होता है एजिटेशन, एक हमारा होता है ब्रशिंग, ठीक है। तो कोई 2 पूछे तो 2 आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद देखिए हम लोग बात करें पाउडर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारे पाउडर्स होते हैं ना, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे उनके साइज के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए जो सबसे महीन पाउडर होगा उसको हम लोगों ने बोल दिया वेरी फाइन, जो उससे थोड़ा बड़ा है उसको हम लोगों ने फाइन बोल दिया, जो उससे थोड़ा बड़ा है उसको हम लोगों ने मॉडरेटली फाइन बोल दिया, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो उससे थोड़ा बड़ा है उसको हम लोगों ने मॉडरेटली कोर्स पाउडर बोल दिया, ठीक है। ये मॉडरेटली कोर्स है, ठीक है, मॉडरेटली कोर्स पाउडर हो गया। और जो सबसे बड़े साइज का पार्टिकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर्स पाउडर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पाउडर्स को उनके साइज के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। नाउ साइज सेपरेशन में भी हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होते हैं। तो उनके हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करें तो हमारा सीव सेकर हो गया, साइक्लोन सेपरेटर। तो सीव सेकर एजिटेशन पे काम करता है, साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है, बैक फिल्टर फिल्ट्रेशन पे, इल्यूट्रेशन टैंक इल्यूट्रेशन पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स जो है काम करते हैं। बाकी देखिए ये हमारा एक शॉर्टकट है। काफ़ी डिटेल में अगर आप लोग को प्रिंसिपल वगैरह देखना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लेक्चर सबका अपलोड है, वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी डिटेल प्रिंसिपल डिस्कस किया हुआ है। तो ये तो बस एक शॉर्टकट था आप लोग को समझाने के लिए, बाकी कुछ खास नहीं है।
और नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन बन जाता है डिफाइन द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जैसे देखिए कभी आप लोगों ने नोटिस किया हो कि मान लीजिए आप लोग के घर में कोई लोहे की कढ़ाई होती है, ठीक है। तो लोहे की कढ़ाई में जब भी कोई खाना बनाते हैं तो भाई कुछ भी अगर हमारा मान लीजिए स्टेनलेस स्टील या फिर आयरन का कोई भी मटेरियल है, ठीक है, मेटल है कुछ भी, तो मेटल को क्या होता है, मेटल को जो हम लोग यहाँ पे जैसे भाई लोहे की कढ़ाई उसको हम लोग यहाँ हमारी जो गैस है वो तो सिर्फ नीचे चल रही होती है, लेकिन क्या जो गैस है वो तो यहाँ पे सिर्फ देखिए वो सिर्फ इतने पार्ट पे चल रही है ना, सिर्फ इतने पार्ट पे ही तो टच हो रही है हमारे, कह सकते हो आयरन जो भी हमारी कढ़ाई है उसके सिर्फ इतने पार्ट पे ही हमारी हीट जा रही है। लेकिन क्या ये जो हमारा कढ़ाई होती है, क्या ऊपर आप लोग इसको पकड़ोगे तो क्या ये नहीं जलता है भाई, चाहे हमारी लोहे की कढ़ाई की गैस नीचे ही जल रही हो लेकिन हीट हमारी पूरी कढ़ाई में ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जब भी हमारा हीट क्या होता है, जब भी हमारा हीट जो है हम लोग मेटल में हीट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हीट हमारी पूरे मटेरियल में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कंडक्शन। यानी देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक आयरन रॉड है, ठीक है। अब ये आयरन रॉड है तो देखिए जनरली हम लोग बात करें ना तो कंडक्शन हमें जो है जनरली सॉलिड्स में देखने को मिलता है। सॉलिड्स में भी किसमें, जो हमारे मेटल्स वगैरह होते हैं यानी कि जो कंडक्टर होते हैं। तो मान लीजिए हमारे एक टाइप का सॉलिड रॉड है, ठीक है, आयरन रॉड है। अब देखिए सॉलिड में क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, हमें पता है ना, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सॉलिड्स पे बिल्कुल पास पास होते हैं। तो अब होता है क्या कि मान लीजिए आप लोग इस आयरन रॉड को सिर्फ एक साइड गर्म करना स्टार्ट करो, ठीक है, एक साइड हीट करना स्टार्ट करो। लेकिन क्या होगा, आप लोग इसको हीट तो एक ही साइड करोगे लेकिन एट लास्ट में क्या होगा, ये दूसरे साइड भी हमारी यहाँ पे हीट हो जाएगी। तो ये होता कैसे, होता ऐसा है कि जब आप लोग इसको एक साइड हीट करते हो तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला वाला इसका मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है, और जब यहाँ पे इसको हीट मिलती है तो क्या होता है, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, यानी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी एनर्जी अपने दूसरे वाले मॉलिक्यूल को पास करता है। जब ये इसके पास आती है तो इसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है, फिर ये अपने तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, और इस तरीके से पास करते करते क्या होता है, हमारा लास्ट वाला मॉलिक्यूल को भी हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरह की जो हमारी हीट ट्रांसफर होती है इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। यानी कंडक्शन में क्या होती है, कंडक्शन में हमारी जो हीट है वो हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रांसफर होती है लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं होता। यानी मॉलिक्यूल्स देखिए, मॉलिक्यूल्स हैं अपनी जगह लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये वाइब्रेट करके अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इनका कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है। Heat transfer through conduction is the process by which thermal energy transfer through a metal by direct contact between its particles। यानी कि देखिए इसमें पार्टिकल्स के बीच में क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा कंडक्शन हो जाता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कन्वेक्शन के बारे में तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, ये जो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन है, ये हमारे क्या है, ये हमारे हीट ट्रांसफर के मेथड है। यानी कि जब हीट हमारी क्या होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होती है तो उन्हीं के हमारे कुछ मेथड्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कंडक्शन जो कि हमारा सॉलिड्स में देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कन्वेक्शन के बारे में जो कि हमें फ्लूइड्स में देखने को मिलता है। अब मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है और इसमें हम लोगों ने यहाँ पे ये हमारा वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे वाटर है। तो देखिए वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़ी सी दूरी पे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोगों ने इस वाटर को हीट करना स्टार्ट किया। तो अब ये होता क्या है कि जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो ना तो पानी को आप लोग जब गर्म करना स्टार्ट करते हो तो आप लोग तुरंत अगर चेक करोगे ना तो ऊपर का पानी तो गर्म हो जाता है। यानी कि मान लीजिए आप लोगों ने थोड़ा सा हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप लोग तुरंत अगर हाथ डाल के चेक करोगे तो यहाँ तो आप लोग को जो है गर्म पानी महसूस होगा। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा हाथ को नीचे लेके जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स उतने गर्म नहीं होंगे। यानी कि हीट क्या होगा, हीट सबसे पहले यहाँ पे ऊपर पहुँच जाती है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है इसलिए क्योंकि देखिए जो हमारी हीट है, जब यहाँ पे हीट हमारी हम लोग हीट करना स्टार्ट करते हैं तो हीट कहाँ जाती है, हीट हमारे जो सबसे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं उन पे जाती है। जब ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को हीट मिलती है तो क्या होता है, ये हीट होकर यहाँ पे, अब देखिए जब इनको हीट मिलती है, ठीक है, तो इनकी जो डेंसिटी होती है, ठीक है, डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। आप लोग इसको समझिए कि जो हमारा पार्टिकल्स है जब उनको हीट मिलती है तो उनकी एनर्जी यहाँ पे बढ़ जाती है और उनकी डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाती है। और जब डेंसिटी कम हो जाती है तो देखिए जो ज़्यादा डेंस होगा वो नीचे रहेगा, जो कम डेंस होगा वो ऊपर पहुँच जाएगा। तो जब ये नीचे वाले पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ऊपर पहुँच जाते हैं। और जब ये ऊपर जाते हैं तो जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं इनकी डेंसिटी अभी भी ज़्यादा होती है, ये नीचे चले आते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, देखिए जो मॉलिक्यूल्स हीट होते रहते हैं वो यहाँ पे ऊपर जाते रहते हैं और जो यहाँ पे ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे आते रहते हैं। और देखिए इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं इनका कंटिन्यूअस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। देखिए यानी देखिए नीचे वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हीट होकर ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा पूरा वाटर है, ठीक है, वो धीरे धीरे पूरा पानी हमारा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब भी हमारा कोई लिक्विड हमारा हीट होता है तो उसमें जिस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, देखिए कन्वेक्शन में जो हमारी हीट है वो हमारे मॉलिक्यूल्स के डायरेक्ट मूवमेंट से ट्रांसफर होती है। यानी देखिए जो हमारा कंडक्शन है इसमें मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन जो इसमें कन्वेक्शन है इसमें मॉलिक्यूल्स क्या है डायरेक्टली हमारा मूव कर रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से जो हमारी हीट ट्रांसफर होती है तो वो हमारा हो जाता है कन्वेक्शन। यानी इसमें मूवमेंट ऑफ फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड मतलब वही हमारा लिक्विड गैस हो गया, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रेडिएशन के बारे में, अब देखिए रेडिएशन क्या होता है,
भाई देखिए जो हमारा सन है, ठीक है, तो सन हमारे प्लेनेट से कितनी दूर है, अर्थ से कितनी दूर है, लेकिन जब भी हमारा भाई सनराइज होता है तो क्या होता है, हमें यहाँ पे हीट फील होती है कि नहीं होती, बहुत ज़्यादा हीट फील होती है, ठीक है। तो देखिए जो सनलाइट होती है ना, तो सनलाइट क्या होता है कि सनलाइट की वजह से, सनलाइट से हमें हीट कैसे फील होती है, जबकि भाई सनलाइट तो ना हमारे बिल्कुल पास में होती है, तो वो हीट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से फील होती है, ठीक है। तो जब भी हमारी हीट यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में यानी रेडिएशन के फॉर्म में स्टार्ट होती है, ट्रांसफर होती है, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। प्राइमली इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड, और इसमें भी हमारे देखिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेडिएशन होते हैं, जिसमें से हमारा इंफ्रारेड होता है, इसी में हमारी जनरली जो है रेडिएशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के बारे में। तो देखिए फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन ये अपने आप में काफ़ी डिटेल टॉपिक है, तो देखिए प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पे इसका वीडियो देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, आप लोग याद कर सकते हो, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 मार्क्स में इतना डिटेल में समझाना जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा इसकी। बाकी इसका फॉर्मूला हमारा Q = -KA ΔT अपॉन D होता है, और ये हमारा जो है कंडक्शन में यूज होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, पर इसकी वीडियो आप लोग देख लीजिए, ये थोड़ा सा 7 मार्क्स में आ जाता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हीट इंटरचेंजर और हीट एक्सचेंजर के बारे में। अब देखिए हीट इंटरचेंजर और हीट एक्सचेंजर क्या होता है। देखिए इसको आप लोग समझिएगा कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए एक हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, एक हमारा ये सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा एक सिस्टम है, और इसमें मान लीजिए हमारे 2 टाइप के फ्लूइड है, ठीक है, एक हमारा ए फ्लूइड है, एक हमारा बी फ्लूइड है। लेकिन देखिए सिस्टम एक ही है, अगर कोई एक ही सिस्टम में 2 अलग अलग टाइप के फ्लूइड है, और मान लीजिए ए वाला जो फ्लूइड है वो हमारा हॉट है, ठीक है, और बी वाला हमारा यहाँ पे कोल्ड है, तो जब एक ही सिस्टम के अंदर हमारे हॉट से कोल्ड में हीट ट्रांसफर होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हीट इंटरचेंजर, ठीक है। और जब हमारा मान लीजिए कोई 2 अलग अलग सिस्टम, यानी देखिए ये ए अलग सिस्टम हो गया, बी हमारा अलग सिस्टम हो गया, तो जब 2 अलग अलग सिस्टम में हीट हमारी ट्रांसफर होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। तो देखिए वैसे देखा जाए ना, तो हीट इंटरचेंजर कोई टर्म एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है नहीं, है ना, ये आप लोग के सिलेबस में दे रखा है, और इसको काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। बाकी सिंपली समझो कि इसमें क्या है कि इसमें हमारा जो है कह सकते हो एक ही सिस्टम में हीट ट्रांसफर होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें हमारी मिक्सिंग हो सकती है, ठीक है। इट अलाउज फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड मिक्सिंग, यानी देखिए जब एक ही सिस्टम में हीट ट्रांसफर हो रही है, तो हमारे दोनों फ्लूइड आपस में मिक्स हो सकते हैं। और हीट एक्सचेंजर पे क्या होता है, हीट एक्सचेंजर हमारा हीट ट्रांसफर करता है 2 या 2 से ज़्यादा फ्लूइड में विदाउट मिक्सिंग देम, यानी कि देखिए इसमें हमारे 2 सिस्टम होते हैं, तो इसमें मिक्सिंग का चांस नहीं होता है, और यहाँ पे वही चीज़ है। और बाकी देखिए एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, तो उसका प्रिंसिपल यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कन्वेक्शन और कंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ना देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेस। अब देखिए इवेपोरेशन क्या होता है। देखिए इवेपोरेशन की अगर हम लोग बात करें, तो जब भी क्या होता है कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे मान लीजिए पेट्रोल की बात करें, तो पेट्रोल क्या होता है भाई, पेट्रोल को कभी आप लोग खुला रख दो, क्या होता है, वो थोड़ी देर में गायब हो जाता है। तो वो गायब कैसे होता है, वो एक्चुअल में यहाँ पे इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। और इवेपोरेशन का मतलब क्या है, इवेपोरेशन का मतलब है लिक्विड से जो है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाना। लेकिन आप लोग एक बात बताइए, क्या पेट्रोल को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते समय क्या हम लोग को उसको कोई हीट देनी पड़ती है, हीट तो नहीं देनी पड़ती, अपने आप ही होता है। तो यहाँ पे देखिए इवेपोरेशन का मेन फिनोमेना यही है कि इवेपोरेशन क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। इवेपोरेशन जो है अपने आप नेचुरल फिनोमेना होता है, इसमें हमें कोई बाहर से हीट वगैरह नहीं देनी पड़ती है। और जब भी हम लोग यहाँ पे बिना बाहर से हीट वगैरह दिए रूम टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। और यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है सरफेस पे होता है, यानी देखिए इसको थोड़ा समझिएगा कि मान लीजिए ये हमारा एक लिक्विड है, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या होता है, जैसे भाई लिक्विड है तो उसमें मॉलिक्यूल्स तो हर जगह होंगे, हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पे होंगे, कुछ हमारे इसके बीच में होंगे, बल्क में होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो इवेपोरेशन है ना, वो पूरे मॉलिक्यूल्स का एक साथ नहीं होता है, बल्कि वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स का ही होता है। यानी कि देखिए पहले सरफेस के मॉलिक्यूल्स जाएंगे, तो पहले देखिए पहले ये वाली सरफेस गई, फिर ये वाली गई, फिर ये वाली गई, फिर ये वाली गई। तो इस तरीके से हमारा इवेपोरेशन क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होता है। यानी कि इवेपोरेशन अकर्स एट सरफेस ऑफ द लिक्विड एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इवेपोरेशन जो है बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होता है, यानी ऐसा नहीं है कि हमें किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करना है तब जाके वो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेशन का मतलब है कि वो अपने आप जो है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है बिना किसी बॉइलिंग पॉइंट के। और बॉइलिंग क्या होता है भाई, बॉइलिंग देखिए भाई सिंपल सी बात है, जो हमारा वाटर है, ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 80 डिग्री सेल्सियस। तो 80 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक जो हम लोग यहाँ पे वाटर को हीट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारा वाटर है वो यहाँ पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है।
तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन इवेपोरेशन जो है बिलो रूम टेम्परेचर सॉरी बिलो बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, और बॉइलिंग हमारा क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है। और इवेपोरेशन हमारा सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे होता है, जबकि बॉइलिंग हमारा पूरे मॉलिक्यूल्स में होता है, यानी कि पूरा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारा एक साथ जो है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रोसेस जो आती है इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन देखिए, डिस्टिलेशन को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, डिस्टिलेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक फ्लास्क है, ठीक है, और इस फ्लास्क में मान लीजिए हमारे दो लिक्विड मिक्स हैं, ठीक है, एक हमारा ए लिक्विड है, एक हमारा बी लिक्विड है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसको लेयर्स में दिखा दिया, बट ये दोनों आपस में बिल्कुल मिक्स हैं अच्छे से। लेकिन मान लीजिए जो ए है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 150 डिग्री सेल्सियस और बी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमें मान लीजिए हमें यहाँ पे बोला गया है कि ये दोनों आपस में मिक्स हैं, लेकिन हमें इनको अलग अलग करना है। तो इनको अलग अलग करने के लिए क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे डिस्टिलेशन की हेल्प लेते हैं। तो डिस्टिलेशन में देखिए होता क्या है, ये हमारा एक एपरेटस इस टाइप का होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा कंडेंसर यहाँ पे जो है जॉइंट होता है, ठीक है, ये हमारा कंडेंसर होता है, और फिर यहाँ पे ये हमारा जो है एक और हमारा फ्लास्क लगा होता है। तो अब देखिए डिस्टिलेशन में बेसिकली हम लोग करते क्या है कि मान लीजिए ये हमारा दो लिक्विड है इसके अंदर ए और बी, और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे इसको करना स्टार्ट कर देंगे हीट, और हीट हम लोग करेंगे 110 डिग्री सेल्सियस पे। जब हम लोग यहाँ पे इसको 110 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो होगा क्या भाई, 110 पे जो ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड है ये तो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो हमारा ए वाला है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 150, तो ये तो बॉयल होना स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ यही बॉयल होगा। जब ये बॉयल होगा तो क्या होगा, ये बॉयल होकर वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वेपर्स यहाँ पे ऊपर उठेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक एपरेटस ज्वाइन कर रखा होता है जिसको क्या करता है, जिसकी वजह से वेपर्स को ले जाता है यहाँ पे कंडेंसर में। और यहाँ पे देखिए जब वेपर्स यहाँ पे कंडेंसर में जाती हैं, ठीक है, तो कंडेंसर का मतलब होता है कंडेंसर हमारा क्या करता है वेपर्स को, ठीक है, वेपर्स को दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि देखिए ये वेपर्स बनी किससे थी भाई, वेपर्स बनी तो इसी बी लिक्विड से थी। तो ये जब बी लिक्विड की वेपर्स यहाँ पे कंडेंसर में जाती हैं तो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये कंडेंसर क्या होता है, इन्हीं वेपर्स को दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट करके और यहाँ पे फाइनली यहाँ पे इसको जो है एक दूसरे फ्लास्क में अलग कर देता है। तो इस तरीके से देखिए डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि दो ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है उनको हम लोग यहाँ पे अलग अलग करते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे हम लोग जो है सेपरेट कर लेते हैं। तो इवेपोरेशन देखिए क्या होता है भाई, इवेपोरेशन में हम लोग यहाँ पे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा देखिए लिक्विड को गैस में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जैसे मान लीजिए दूध है, मिल्क है, ठीक है, तो मिल्क को क्या होता है भाई, मिल्क को जो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू हीट करते रहते हैं तो मिल्क क्या होता है, एट लास्ट में जो मिल्क है वो यहाँ पे कह सकते हो रबड़ी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो देखिए जब मिल्क को हम लोग कंटिन्यू हीट करते रहे तो क्या हुआ, वो हमारा देखिए मिल्क हमारा क्या हुआ, हमारा मिल्क जो है लिक्विड से गैस में तो कन्वर्ट हुआ, लेकिन जो एट लास्ट में बचा वो क्या हुआ, वो बच गया हमारा यहाँ पे कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। यानी मिल्क देखिए मिल्क हमारा था डाइल्यूट, लेकिन हम लोग इसको कंटिन्यू अगर हीट करते रहे तो यहाँ पे एट लास्ट में हमें एक कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो कंसनट्रेट हो जाता है, यानी कि उसमें हम लोग यहाँ पे एक्सेस सॉल्वेंट को रिमूव कर देते हैं। जबकि देखिए डिस्टिलेशन में यहाँ पे क्या होता है, डिस्टिलेशन में हम लोग यहाँ पे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं ऑन द बेस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब दो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में कुछ डिफरेंस होता है, जब हमें उन्हें सेपरेट करना होता है तब हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन का। लेकिन जब हमें किसी प्रोडक्ट को यहाँ पे कंसनट्रेट करना होता है, यानी कि उसके एक्सेस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करके रिमूव करना होता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं इवेपोरेशन का। तो ये डिफरेंस हो जाता है इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन में। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन और ड्राइंग, तो अब यहाँ पे देखिए इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए इवेपोरेशन और ड्राइंग में क्या होता है, देखिए दोनों में ही एक चीज़ होती है, देखिए दोनों में एक सिमिलैरिटी होती है कि इवेपोरेशन में भी हमारा लिक्विड को हम लोग यहाँ पे गैस में कन्वर्ट करते हैं, और ड्राइंग में भी हम लोग यहाँ पे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, यानी लिक्विड को रिमूव करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इवेपोरेशन है ना, इवेपोरेशन हम लोग लिक्विड में ही करते हैं, ठीक है, इवेपोरेशन में हम लोग यहाँ पे लिक्विड से ही क्या करते हैं, हमारा कह सकते हो लिक्विड से ही हम लोग यहाँ पे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो ड्राइंग है ना, ड्राइंग में हम लोग यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड को रिमूव करते हैं। यानी देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे कोई सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड में जो भी लिक्विड है उसको हमें हटाना है, ठीक है, उसको इवेपोरेट करके हमें कह सकते हो वेपर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसमें उस समय हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ड्राइंग का। और इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में हम लोग यहाँ पे मॉइस्चर को किसी सॉल्यूशन से रिमूव करते हैं। यानी देखिए मान लीजिए इसको ऐसे समझिए थोड़ा सा कि मान लीजिए ये हमारा ए लिक्विड है, ठीक है, ए लिक्विड है, और मान लीजिए इसमें हमारा वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें हमारा वाटर वेपर्स जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब इस ए लिक्विड से वाटर वेपर्स को हमें रिमूव करना है तो जो हमारी प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन।
लेकिन मान लीजिए कोई हमारा ए सॉलिड है, ठीक है, ए सॉलिड है, और इस सॉलिड में मान लीजिए हमारे वाटर वेपर्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई गीला कपड़ा होता है, तो गीला कपड़ा मतलब क्या है भाई कि उस कपड़े में हमारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। तो जब उस गीले कपड़े को हमें सुखाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको धूप में डाल देते हैं। तो धूप में डालने पे क्या होता है, जो भी हमारा उसके अंदर वाटर होता है, ठीक है, वो यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर में क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। तो देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे सॉलिड में जो है इवापोरेशन करते हैं तो हम लोग उसको ड्राइंग बोलते हैं, और जब लिक्विड में करते हैं तो वो हमारा सिंपली इवापोरेशन हो जाता है। ना नेक्स्ट हमारा हो जाता है इवापोरेशन वर्सेस सब्लिमेशन। तो देखिए इवापोरेशन सिंपल सा मतलब है जब हमारा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इवापोरेशन बोलते हैं, और सॉलिड से अगर हमारा डायरेक्टली कोई गैस में कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे इसका एग्जांपल हमारा हो जाता है कैम्फर, ठीक है, कपूर हमारा क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए इवापोरेशन में भी हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे स्टीम जैकेटेड केटल, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर, क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर। तो इसमें देखिए इसका प्रिंसिपल हमारा जैसे इसका हीट ट्रांसफर हो गया, इसका थिन फिल्म इवेपोरेशन हो गया, इसका एक्सटर्नल पंपिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सबका प्रिंसिपल आप लोग देख सकते हो। ना नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिस्टिलेशन। तो देखिए डिस्टिलेशन को हम लोगों ने देखा है, डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, कोई दो ऐसे लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है उनको हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ना हम लोग बात करें तो डिस्टिलेशन में भी हम लोग बहुत अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे सिंपल डिस्टिलेशन, फ्लैश, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर स्टीम। तो इन सभी का प्रिंसिपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखिए अब इसमें देखिए बहुत ज़्यादा समझाने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि समझना है तो आप लोग को फिर पूरा लेक्चर डिटेल में देखना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सबका लेक्चर वीडियो अपलोड है। नाउ यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यूनिट नंबर 3 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है ड्राइंग। तो ड्राइंग हम लोगों ने देखा है कि जब भी हम लोग यहाँ पे किसी सॉलिड से, ठीक है, किसी सॉलिड से जो है एक्स्ट्रा वाटर या फिर मॉइस्चर को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे देखिए अब देखिए इस जो ड्राइंग है इसमें हम लोग यहाँ पे हीट का एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, फाइनली हमें लिक्विड फ्री सॉलिड प्रोडक्ट जो है देखने को मिलता है। तो यही चीज़ हमारा हो जाता है ड्राइंग। यानी ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारा सॉलिड होता है उसको हम लोग यहाँ पे जो है सुखाते हैं। देखिए ड्राइंग का मतलब ये होता है सुखाना किसी चीज़ को, है ना, ड्राई करना। तो सिंपल सा मतलब है, आप लोग समझ रहे हो। नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। अब देखिए इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि मान लीजिए कोई कपड़ा है, ठीक है, तो जब कपड़ा आप लोग यहाँ पे क्या होता है कि कपड़ा जो है आप लोग मान लीजिए सूखने के लिए डालते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जब कपड़ा कोई भी टी शर्ट वगैरह मान लीजिए आप लोगों ने सूखने के लिए डाली है, तो जब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनशाइन होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सनशाइन मतलब कि बहुत ज़्यादा सनी डे होता है, ठीक है। समर्स में क्या होता है, समर्स में जब धूप काफ़ी तेज़ निकलती है तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और वहीं पे मान लीजिए अगर आप लोग जो है ठंडी में, ठीक है, विंटर के टाइम में जब हमारी बहुत ज़्यादा नमी पड़ रही हो, ठीक है, मॉइस्चर हो हमारा, बहुत ज़्यादा नमी जब होती है, ठीक है, तो क्या होता है भाई जब बहुत ज़्यादा हमारा एटमॉस्फेयर में नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो आप लोग जब कपड़ा डालते हो तो क्या वो जल्दी सूखता है, नहीं सूखता है। बल्कि हो सकता है कि क्या होता है हम लोग रात में ठंडी में, ठीक है, विंटर के टाइम्स में अगर हम लोग कोई सूखा कपड़ा भी रख दें, ठीक है, छत पे, तो वो भी सुबह गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो उल्टा ही हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए एक्चुअल में हमारी ड्राइंग कैसे होती है भाई। ड्राइंग देखिए आप लोग उसको समझिएगा, ड्राइंग तब होती है जैसे मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है, इसको आप लोगों ने डाला, अब इस कपड़े के आसपास जो एयर है इसको ध्यान से समझिएगा। तो ड्राइंग यहाँ पे तभी होती है जब इस कपड़े के आसपास जो एयर है इसमें ऑलरेडी जब वाटर वेपर्स ना प्रेजेंट हो तभी हमारा ड्राइंग होती है। देखिए ड्राइंग में हो क्या रहा है कि इस कपड़े में जो भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे, भाई ये कपड़ा गीला है तो इसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे। तो मान लीजिए इसके अंदर कुछ एक्स अमाउंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो इन वाटर वेपर्स को क्या होता है, ये वाटर वेपर्स हमारा यहाँ पे इस कपड़े से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में तो चले जाते हैं। तो देखिए ये वाटर वेपर्स यहाँ पे इस कपड़े से एटमॉस्फेयर में कब जाएंगे, जब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स नहीं होंगे। अगर यहाँ पे ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, ये इन कपड़े से एटमॉस्फेयर वाटर वेपर्स को लेगा ही नहीं। जैसे इसको सिंपली समझिए, मान लीजिए एटमॉस्फेयर में, ठीक है, मान लीजिए एटमॉस्फेयर में अगर हमारा बिल्कुल वाटर वेपर नहीं है और कपड़े में मान लीजिए हम मानते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए कि 5 वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, 5 वाटर, ठीक है। तो अब ये पांचों क्या होंगे, ये पांचों हमारे मान लीजिए यहाँ पे चले जाएंगे और हमारा कपड़ा ड्राई हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी 5, मान लीजिए 5 मॉलिक्यूल्स यहाँ, 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। और जो कपड़ा आप लोगों ने सूखने के लिए डाला है, ठीक है, इसमें भी हमारे 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, अब आपको लगता है कि इन 6 में से एक भी मॉलिक्यूल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर जाएगा भी ना तो मान लीजिए एक मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में गया तो एक एटमॉस्फेयर से यहाँ पे वापस भी आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। यानी ना तो जो भी चीज़ हम लोगों ने डाली है ना तो वो फर्दर जो है ड्राई होगी ना तो फर्दर वो वेट होगी। तो यहाँ पे देखिए इसी मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। यानी देखिए इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट रिफर्स टू द मॉइस्चर लेवल एट विच अ फार्मास्यूटिकल सॉलिड सच एज पाउडर, ग्रेन्यूल और टैबलेट नाइदर गेन नॉट लूज मॉइस्चर
मॉइस्चर व्हेन एक्सपोज टू स्पेसिफिक एनवायरमेंट कंडीशन। यानी कि देखिए इसमें कोई भी हमारा सॉलिड होगा तो अगर जब भी हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट होगा ईएमसी होगा तो ईएमसी में ना तो वो फर्दर ड्राई होगा ना तो फर्दर वेट होगा। तो ये सिंपल सा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारा होता है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। तो देखिए क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमारा मटेरियल है, ठीक है, इसको हम लोगों ने जो है ड्राई करना स्टार्ट किया। अब स्टार्टिंग में मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में जो ड्राइंग है वो बहुत तेजी से होगी, यानी स्टार्टिंग में बहुत तेजी से जो उसके वेपर्स हैं वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे थोड़ा टाइम बीतेगा तो अब यहाँ पे जब इसके अंदर बहुत ही कम, सिर्फ जो है मान लो 3 4 5 6 मॉलिक्यूल्स बचे होंगे वाटर के, तो अब ये क्या होंगे ना, ये थोड़ा सा बहुत ही स्लोली इवापोरेट होंगे, यानी ये जल्दी नहीं होंगे। यानी कि देखिए ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग स्टार्टिंग में बड़ी तेजी से होती है लेकिन धीरे धीरे ड्राइंग की रेट काफ़ी स्लो हो जाती है। तो जब ड्राइंग का रेट काफ़ी स्लो हो जाता है ना, तो जब उस टाइम जो मॉइस्चर लेवल होता है हमारे मटेरियल में उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। यानी कि देखिए ये हमारा वो मॉइस्चर लेवल होता है जब हमारा ड्राइंग रेट यहाँ पे स्लो डाउन स्टार्ट हो जाता है। और देखिए फ्री मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे देखिए भाई, जब बिल्कुल हम लोगों ने स्टार्टिंग किया, जब हमारा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखिए जब हमारे बहुत सारे होंगे तो ये बहुत ईजिली इवेपोरेट होंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत इजीली यहाँ पे इवेपोरेट हो जाते हैं तो उस मॉइस्चर लेवल को हम लोग बोलते हैं फ्री मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा वो मॉइस्चर कंटेंट होता है जो कि बाउंड नहीं होता है, मतलब कि ये बहुत इजीली हमारा इवेपोरेट हो जाता है। इट इवेपोरेट्स फर्स्ट बिफोर द मटेरियल रीचेस इट्स क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। यानी कि देखिए जब तक यहाँ पे देखिए हमारा मटेरियल क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट तक नहीं पहुँचता है तो उस टाइम जो भी मॉइस्चर लेवल होता है उसको हम बोलते हैं फ्री मॉइस्चर लेवल, ठीक है, फ्री मॉइस्चर कंटेंट। तो पहले फ्री मॉइस्चर कंटेंट होता है जो कि बहुत इजीली इवेपोरेट हो जाता है, यहाँ पे ड्राइंग रेट काफ़ी फास्ट होता है, और जब ये खत्म हो जाता है तो हमारा क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट आता है जो कि हमारा ड्राइंग रेट को काफ़ी स्लो कर देता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो भी इक्विपमेंट्स हमारे ड्राइंग में यूज़ होते हैं तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसका प्रिंसिपल है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बता के फ़ायदा है नहीं, ठीक है। देखिए सच में यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा, आप लोग जो है हो सके तो वीडियो देख लीजिएगा, वन शॉट ही अपलोड है, देख लीजिए, कुछ खास थोड़ी है। और फिर 6th हमारा आता है डिफाइन द मिक्सिंग। तो मिक्सिंग देखिए भाई, मिक्सिंग का मतलब होता है भाई, मिक्सिंग का क्या है भाई, सिंपल सी अपने घर में हम लोग यहाँ पे मिक्सिंग में क्या करते हैं, 2 से 3 मटेरियल्स को आपस में मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई जब भी हमारी जो दवा है, ठीक है, तो जो हमारा मेडिसिन होती है, तो मेडिसिन आप लोग को पता है मेडिसिन क्या सिर्फ हमारी दवा, सिर्फ हमारा मेन एक्टिव एपीआई से मिलकर बनी होती है। देखिए एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि जो अपना एक्शन शो करता है। तो कोई जो मेडिसिन होती है ये सिर्फ एपीआई से नहीं बल्कि एपीआई के साथ साथ कुछ एक्सिपिएंट्स भी हमें मिलाने पड़ते हैं, तब जाके हमारी मेडिसिन बनती है। तो ये जो एक्सिपिएंट होते हैं ना, तो जब एपीआई और एक्सिपिएंट को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें मिक्सिंग करनी पड़ती है, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मिक्सिंग। यानी कि एपीआई और मिक्स जो भी हमारा एक्सिपिएंट है उनको मिक्स करने के लिए हम लोग जो भी प्रोसीजर्स यूज करते हैं उन्हीं को मिक्सिंग बोलते हैं। मिक्सिंग refers to the process of combining different ingredients such as API, excipients and other components to create a uniform formulation। सिंपल हो गया ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कन्वेक्टिव और डिफ्यूजिव मिक्सिंग के बारे में, तो देखिए कन्वेक्टिव मिक्सिंग का सिंपल सा मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा मिक्सिंग है, ठीक है, ये हमारा मिक्सी है, और इसमें मान लीजिए आप लोग मटेरियल को मिक्स करना स्टार्ट करो। तो जब आप लोग मिक्स करना स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, जो भी मटेरियल है वो यहाँ पे देखिए भाई, मान लीजिए ये इतना मटेरियल था, ठीक है, इसको आप लोगों ने मिक्स किया तो ये पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे क्या होता है, इस मटेरियल में हमारा जो भी कंटेनर है इसमें हमारा ये जो है इधर उधर घूमने लगता है। तो यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्टिव मिक्सिंग। यानी कि इसमें क्या होता है, लार्ज मास ऑफ मटेरियल मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मिक्सर। यानी कि इसमें देखिए मिक्सी की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल्स, हमारे जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो ये हो गया कन्वेक्टिव। और देखिए डिफ्यूजिव मिक्सिंग की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक मिक्सिंग है, ठीक है, मतलब इसमें मान लीजिए हमारा बहुत ही बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और फिर हमारे कुछ छोटे छोटे हैं, ठीक है, और फिर हमारे मान लीजिए कुछ पाउडर्स हैं। तो अब ये पाउडर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमारे पार्टिकल्स अरेंज है, तो ये पार्टिकल्स क्या होगा, ये जो पाउडर वाले पार्टिकल्स हैं ये धीरे धीरे यहाँ पे इसमें जो है सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि देखिए ये धीरे धीरे पाउडर्स क्या होंगे, इसमें से जो भी यहाँ पे बीच में जो भी स्पेस दिख रहा है इसमें यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। तो जब इस तरीके से हमारे पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होता है, टाइम धीरे धीरे स्लोली यहाँ पे डिफ्यूज होते रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजिव मिक्सिंग। When solid particles are mixed, they undergo random displacement due to difference in size। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाते हैं, यानी कि जो भी छोटे पार्टिकल्स होंगे वो बीच बीच में धीरे धीरे डिस्प्लेस होते रहते हैं। तो ये हो जाता है डिफ्यूजिव मिक्सिंग। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग के बारे में। तो अब यहाँ पे देखिए भाई जो हमारा यहाँ पे लिक्विड मिक्सिंग होती है, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा सॉलिड है, ठीक है। तो लिक्विड मिक्सिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए दूध और पानी को आप लोग मिक्स करो, तो मिक्स होने के बाद क्या हम लोग यहाँ पे उनको अलग अलग देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे लिक्विड मिक्सिंग क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है वो एक ट्रू होमोजीनियस लिक्विड फेस होता है, यानी उसको हम लोग यहाँ पे बाद में अलग अलग नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा सॉलिड मिक्सिंग होता है, जैसे मान लीजिए
चाय पत्ती और चीनी है, उसको आप लोग आपस में मिक्स करो तो वो मिक्स तो हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बाद में क्या होगा, हमें अलग अलग दिख जाएंगे इजीली। चाय पत्ती ब्लैक कलर की अलग से दिखेगी, चीनी वाइट कलर का अलग से दिखेगा। तो यहाँ पे मिक्स होने के बाद भी हम लोग यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा फेस को आइडेंटिफाई मतलब देख सकते हैं। देखिए लिक्विड मिक्सिंग में हमें जो है लेस पावर, यानी कि देखिए भाई दूध पानी है आपस में डालो तुरंत मिक्स हो गया। लेकिन जो सॉलिड मिक्सिंग है उसमें हमें थोड़ा सा हाई पावर देनी पड़ती है, ठीक है, हमें उसको जो है मिक्सी वगैरह में मिक्स करना पड़ता है। लिक्विड मिक्सिंग में देखिए, लिक्विड मिक्सिंग के जो मैकेनिज्म होते हैं उसमें हमारा टर्बुलेंट मिक्सिंग हो गया, लैमिनार मिक्सिंग हो गया, बल्क ट्रांसपोर्ट, ये सारे हमारे मैकेनिज्म होते हैं। और सॉलिड मिक्सिंग के मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे कन्वेक्टिव मिक्सिंग हो गया, सीयर मिक्सिंग हो गया, डिफ्यूजिव मिक्सिंग हो गया, ये सारे हमारे इसके मेथड हो गए। लिक्विड मिक्सिंग की बात करें तो हमारा जनरली सिंपल होता है, और सॉलिड मिक्सिंग की बात करें तो हमारा जनरली थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो भी इक्विपमेंट्स हमारे मिक्सिंग में यूज किए जाते हैं, तो ये हमारे इक्विपमेंट्स हो गए, ये इनका प्रिंसिपल हो गया, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। डबल कोन ब्लेंडर, 2 इंच, ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं। और ये था हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर 3। नाउ अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आ जाता है फिल्ट्रेशन। अब देखिए फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है भाई, फिल्ट्रेशन का मतलब सिंपल सी बात है फिल्टर करना। और फिल्टर करने में हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग यहाँ पे सॉलिड को रिमूव करते हैं और लिक्विड को फिल्टर करते हैं। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया, जब भी आप लोग यहाँ पे चाय फिल्टर करते हो, ठीक है, चाय छानते हो, तो चाय छानते वक्त क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं, चाय छन्नी। तो इस चाय छन्नी से हम लोग क्या होता है, जब चाय को फिल्टर करते हैं तो हम लोग क्या होता है, जो हमारा चाय लिक्विड चाय के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे छन्नी में अलग कर लेते हैं। और जो नीचे हमारा कप होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमें लिक्विड जो है हमारी टी देखने को मिल जाती है। तो इसमें देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे सॉलिड को फिल्टर किया लिक्विड से, ठीक है, तो यही हो जाता है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन इज अ फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड और गैस बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर मीडियम दैट अलाउज द फ्लूइड टू पास बट रिटेन्स द सॉलिड। यानी कि देखिए इसमें हम लोग एक फिल्टर मीडियम का यूज़ कर लेते हैं। जैसे ही चाय छन्नी में हमारा जो स्ट्रेनर है, ठीक है, ये जो छन्नी है ये हमारा क्या है, फिल्टर मीडियम। और ये फिल्टर मीडियम क्या करता है, सॉलिड को रिटेन कर लेता है, यानी सॉलिड को अपने पास रख लेता है और लिक्विड को पास होने देता है, और फ्लूइड हमारा नीचे पास हो जाता है, ठीक है, तो वो हमें मिल जाता है ना। यहाँ पे देखिए कुछ हमारे इक्वेशन हमें देखने को मिलती है, जैसे हमारा डार्सीस इक्वेशन हो गया, ठीक है, तो इसको आप लोग हो सके तो डिटेल में देख लीजिएगा, बाकी इक्वेशन आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। बाकी इसको देखिए, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन के नाम से ये टॉपिक है। फिल्ट्रेशन 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड है, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में इनको एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर बाकी आप लोग सिंपली बस इक्वेशन है तो इनको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्हाट आर फिल्टर एड्स। तो यहाँ पे देखिए फिल्टर एड्स क्या होता है, जैसे देखिए एड्स का मतलब सहायक और फिल्टर मतलब कि फिल्ट्रेशन में, यानी कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कोई किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं वो इजीली फिल्टर नहीं होता है। तो जब कोई चीज़ हमारी इजीली फिल्टर नहीं हो रही तो हम लोग यहाँ पे उसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स को ऐड करते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को थोड़ा सा ईजी बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फिल्टर एड्स। यानी कि देखिए फिल्टर एड्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड इन फिल्ट्रेशन टू इंप्रूव द सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। यानी कि इसमें हमारा जो है सेपरेशन बहुत ही ईजिली हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ये क्या करते हैं भाई, ये क्लॉगिंग, यानी कि देखिए क्लॉगिंग मतलब कि जैसे मान लीजिए स्ट्रेनर, जैसे हमारी चाय छन्नी होती है इसमें पोर्स होते हैं ना, तो इन पोर्स में अगर मान लीजिए जो हमारा चाय है वो फंस जाए तो हमारा क्या होगा, चाय फिल्टर होगी नहीं होगी। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्लॉगिंग होना, ठीक है, फंस जाना। तो ये जो फिल्टर एड्स होते हैं ये क्लॉगिंग को प्रिवेंट करते हैं, फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और हमारा पोरस लेयर को मेंटेन करते हैं ताकि हमारा एक बेटर फ्लो बना रहे। और इनके अंदर हमारे जो है डाई एटमेसियस अर्थ, परलाइट और सेलुलोज, ये सारे हमारे जो है कुछ मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट हमारा रहता है व्हाट इज द फिल्टर मीडिया। अब देखिए फिल्टर मीडिया क्या होता है भाई, फिल्टर मीडिया सिंपली हमारा जो भी हमारा मीडियम हम लोग यूज़ करते हैं जिससे हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, जैसे चाय छन्नी में हमारा स्ट्रेनर हमारा फिल्टर मीडियम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा वो मेन मीडिया होता है जो कि हमारा जो क्या करता है, हमारा ट्रैप करता है हमारे डस्ट पार्टिकल्स को, या फिर जो भी हमारा सॉलिड होता है उनको ट्रैप कर लेता है और एयर लिक्विड को पास होने देता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा क्लॉथ हो गया, पेपर हो गया, फोम, सैंड, ये सारे हमारे कुछ फिल्टर मीडिया हो जाते हैं ना। फिल्ट्रेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए फिल्ट्रेट हमारा वो लिक्विड होता है जो हमें दिखता है मिलता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन करने के बाद जो लिक्विड हमें मिलता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। जैसे चाय छानने के बाद जो मेन चाय हम लोग पीते हैं वो होती है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट इज द लिक्विड दैट पासेस थ्रू अ फिल्टर। और उसके बाद देखिए फिल्ट्रेशन में भी हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है, देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन में भी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हो लिक्विड और सॉलिड को अलग अलग करते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो है लिक्विड और सॉलिड की बजाय जनरली हम लोग ज़्यादातर जो है दो लिक्विड को अलग अलग करते हैं। यानी कि देखिए जब दो लिक्विड मिक्सचर्स को हम लोग अलग अलग करते हैं जनरली, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का। और ये हम लोग करते कैसे हैं, ये हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। यानी कि देखिए कोई एक लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और एक की कम होगी, तो जो
यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिकली हम लोग करते क्या है कि हम लोग यहाँ पे मान लीजिए हमारा मिक्सचर है, ठीक है, और इसको हम लोग करते क्या, इसको हम लोग बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट करा देते हैं, ठीक है, बहुत ही हाई स्पीड में इसको घुमाना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम लोग बहुत ही हाई स्पीड में इसको रोटेट कराते हैं ना, तो होता क्या है, जो हमारा हाई डेंसिटी वाला पार्टिकल होता है, ठीक है, वो हमारा साइड में चला जाता है, और जो हमारा लो डेंसिटी वाला पार्टिकल होता है वो हमारा सेंटर में रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्या होता है, सेंटर से हम लोग यहाँ पे लो डेंसिटी वाले को अलग कर लेते हैं और हाई वाले को साइड से अलग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें सेंट्रीफ्यूगेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन देखिए क्या होता है, इट इज द प्रोसेस यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी बाय स्पिनिंग द मिक्सचर एट हाई स्पीड। यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर को बहुत ही हाई स्पीड में घुमाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे यहाँ पे जो भी मिक्सचर है वो अलग हो जाता है। ना इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे बेसिकली 4 इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, परफोरेटेड, नॉन परफोरेटेड, सेमी कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज और सुपर सेंट्रीफ्यूज, और ये सारे उसके प्रिंसिपल हो गए, तो आप लोग देख लीजिएगा। और बात करते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 5 के बारे में। अब देखिए जो हमारी यूनिट नंबर 5 है ना, इसमें बेसिकली हम लोग यहाँ पे उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उन कह सकते हो, हाँ उन्हीं मतलब उन जो है मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में। यानी कि देखिए ये जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने देखा, इतने सारे मिक्सिंग में, हम लोगों ने ड्राइंग में, फिल्ट्रेशन में, जो भी इक्विपमेंट हम लोगों ने यूज करते हैं, वो इक्विपमेंट बने तो किसी न किसी मटेरियल से होंगे। तो कौन से मटेरियल से वो इक्विपमेंट बने होते हैं, उसकी स्टडी हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 में कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्लासीफाई मटेरियल्स यूज्ड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट। यानी कि प्लांट की कंस्ट्रक्शन, यानी देखिए प्लांट मतलब वही जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। तो देखिए इनके क्लासिफिकेशन हम लोग सिंपली 2 बेसिस पे कर सकते हैं। पहला हो गया मेटल, दूसरा हो गया नॉन मेटल। मेटल में भी हमारे 2 टाइप हो गए, फेरस, नॉन फेरस। फेरस मतलब कि जिसमें आयरन देखने को मिले, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील। नॉन फेरस यानी जिसमें आयरन नहीं होता, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, टाइटेनियम। नॉन मेटल्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक में हमारा ग्लास हो गया, ऑर्गेनिक में हमारा रबर और प्लास्टिक हो गया। ना सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, डिफाइन द फेरस मेटल। देखिए फेरस मेटल सिंपली बात है जिसमें हमारा आयरन जो है प्रिंसिपल एलिमेंट होता है, और आयरन के साथ साथ हमें जहाँ पे कुछ और भी मटेरियल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमें माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील देखने को मिल जाती है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है, डिफाइन द नॉन फेरस मेटल्स। देखिए नॉन फेरस यानी जिसके अंदर हमारा आयरन नहीं होता है, और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, ये हमारे जनरली लाइट वेट होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं। देखिए आयरन की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि उसमें जंग लग जाती है, कोरोजन मतलब जंग लग जाना, ठीक है। तो जो भी नॉन फेरस होते हैं उनमें कोरोजन जनरली नहीं देखने को मिलता है। और बाकी देखिए देयर आर फॉलोइंग नॉन फेरस मेटल्स दैट आर मेनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, और इसमें हमारा एल्यूमिनियम, कॉपर, टाइटेनियम ये सारे आ जाते हैं। व्हाट इज कोरोजन, देखिए जंग लगना क्या होता है। कोरोजन मतलब देखिए, कोरोजन मतलब हमारी देखिए एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें हमारा केमिकल रिएक्शन होता है मेटल और एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। यानी कि देखिए लोहे में जब जंग लगती है तो आप लोग को पता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाता है। और बाकी देखिए हमारे कोरोजन के भी बहुत अलग अलग टाइप देखने को मिलते हैं, यूनिफॉर्म, पिटिंग, क्रेवाइस। और देखिए कोरोजन को आप लोग जरूर डिटेल में देख लीजिएगा, पूरा 1 शॉट अपलोड है कोरोजन के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी नोट्स आप लोग को www.imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।